केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 9 सालों में मोदी सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया और जनता इसका करारा जवाब देगी। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि बीजेपी से जनता उब चुकी है और कर्नाटक चुनाव इसका सबूत है, जहां जनता ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को नकार दिया। कांग्रेस ने नाकामी के 9 साल के नाम से एक ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मोदी सरकार को 9 साल हो गए। ये नाकामी के 9 साल हैं, देश की बदहाली के 9 साल हैं। इन 9 सालों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ी। मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, बस तारीख पर तारीख देते रहे। इसके अलावा कांग्रेस ने सबको घर देने, किसानों की आय दोगुनी करने, काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा, जीएसटी, अग्निवीर और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। देश में चीतों का इकलौता घर यानी मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क धीरे धीरे उनकी कब्रगाह बनता जा रहा है, क्योंकि बीते 2 महीनों में कूनो नेशनल पार्क में 6 चीतों की मौत हो चुकी है। गुरुवार यानी 25 मई को मादा चीता ज्वाला के 2 शावकों ने दम तोड़ दिया। कूनो नेशनल पार्क में तैनात डॉक्टर तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों शावकों को नहीं बचा पाए। 3 दिन पहले मंगलवार 23 मई को मादा चीता ज्वाला के पहले शावक की मौत हुई थी। ज्वाला के 4 शावकों में अब सिर्फ एक बचा है और उसकी भी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत का सिलसिला 26 मार्च को शुरू हुआ, जब नामीबिया से लाई गई शाशा नाम की मादा चीता ने दम तोड़ा था, और इसके बाद 23 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए उदय नाम के चीता की मौत कूनो नेशनल पार्क में ही हुई थी। 9 मई को मादा चीता दक्षा की मौत हुई, जो अपने ही साथी चीते के पंजा मारने से घायल हो गई थी। इसके बाद 23 मई को ज्वाला के पहले बच्चे की जान चली गई और 25 मई को ज्वाला के 2 और बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। 2 महीने में 6 चीतों की मौत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद नाराज नजर आए और उन्होंने कूनो नेशनल पार्क के सभी अफसरों को बैठक के लिए तलब किया। चीतों की मौत के बारे में एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि छोटे इलाके में रखे जाने की वजह से कई चीते डिप्रेशन में चले गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को भी चीतों की मौत की वजह बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर आपको बता दें, माफिया अतीक और अशरफ की हत्या हुए गुरुवार को 40 दिन पूरे हो गए हैं। इस्लाम धर्म की रिवायत के मुताबिक गुरुवार को अतीक और अशरफ का 40वां था। पुलिस को उम्मीद थी कि शाइस्ता कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर आएगी, लेकिन अतीक अशरफ को एक फूल तक नसीब नहीं हुआ। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। उन्होंने अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद लेने का विरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को नया पासपोर्ट बनवाने की इजाजत दे दी है। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल ने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया था। मुंबई से अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भतीजे आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस की लिस्ट में आरिफ घोषित अपराधी था, जिसके बाद उसे मुंबई से आजमगढ़ लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर विवादास्पद बयान दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध है, और इस बात को खुद आईएसआई ने प्रमाणित किया है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए ये दावा भी किया कि बीजेपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसको कि आईएसआई ने प्रमाणित किया है कि वो उनका पक्ष लेती है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी आईटी सेल के लिए काम करने वाला ध्रुव सक्सेना जासूसी के लिए आईएसआई से पैसा ले रहा था। दिग्विजय ने बजरंग दल के बलराम सिंह और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर भी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रमाण दिए ध्रुव सक्सेना भोपाल का आईटी का प्रमुख, वो आईएसआई से पैसा ले रहा था जासूसी करने के लिए। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछा कि इन लोगों के घर क्यों नहीं गिराए गए। दिग्विजय सिंह ने जासूसी मामले में शिवराज सरकार को घेरते हुए ये सवाल भी पूछा कि ध्रुव सक्सेना समेत बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के इन कार्यकर्ताओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खुद इस बात के प्रमाण दिए थे। दिग्विजय सिंह के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। हिंदू या राष्ट्रभक्त संगठनों की बात आएगी, वहाँ जरूर दिग्विजय सिंह बोलते मिलेंगे। कभी पीएफआई पे, सिमी पे बोलते ही नहीं मिलेंगे जाकिर नाइक पे आप। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह को बजरंग दल ही गुंडा नजर आता है, लेकिन पीएफआई और सिमी उनको कभी गुंडा नजर नहीं आता।
बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अहमदाबाद में देवकी नंदन महाराज की कथा के मंच पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया। हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का, निश्चित रूप से आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, इसलिए सनातनियों को जगाने का समय है। अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय है। इस दौरान बागेश्वर बाबा ने सनातनियों से एक होने की भी अपील की। सनातनी तो हो ही हो, लेकिन अपने नाम के आगे अगर कोई पूछे तो अब जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा मुख से बोलो। गुजरात आने से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मध्य प्रदेश के बालाघाट में दिव्य दरबार लगा। इसमें बाबा ने एक के बाद एक कई लोगों की पर्चियां निकाली और तभी एक बांग्लादेशी युवती का भी नंबर आया, जो YouTube पर बाबा के प्रवचन सुनकर काफी प्रभावित दिखी। लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। जनाब नाम में इतना सुकून मिलता है कि मेरे को इतना बरसों से इतना सुकून नहीं मिला। बागेश्वर बाबा से मिलने के बाद युवती काफी भावुक दिखाई दी। उसने कहा कि वो बाबा को अपना भाई मानती है और सनातन धर्म अपनाना चाहती है। किसी दबाव में, किसी के कहने पर मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं। नहीं हम तो आप काय पे देखती थी हमें बहन? कि मोबाइल पर देखती थी? यूट्यूब में। चूँकि धीरेन्द्र शास्त्री पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए उन्होंने कई बार पूछा कि उसके ऊपर किसी तरह का दबाव तो नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जेरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने देश के लोगों की सेहत से जुड़ा एक हैरान करने वाला डेटा अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। नितिन कामत ने वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का हवाला देते हुए लिखा है कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में सिर्फ 50 लाख लोग ही नियमित तौर पर जिम जाते हैं। देश की आबादी के लिहाज से देखें तो सिर्फ 0.2% भारतीय ही जिम में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। कामत ने एक्सरसाइज को सबके लिए जरूरी बताते हुए लिखा कि उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कामत के मुताबिक ज्यादातर लोगों को लगता है कि जिम जाना और एक्सरसाइज करना नौजवानों का काम है, जबकि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कसरत सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद लोगों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और बोन मास हर साल तकरीबन 1% तक कम होने लगता है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े बताते हैं कि जिम जाने के मामले में नॉर्वे पहले नंबर पर है, जहां की 22% आबादी नियमित तौर पर व्यायाम करती है। दूसरे नंबर पर स्वीडन है, जहां 22% लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम अमेरिका का है, जहां की 21.2% नियमित तौर पर कसरत करने वाली आबादी है। द केरला स्टोरी के बाद एक और फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल अब विवादों में आ गई है। 1 महीने पहले ही फिल्म का ट्रेलर सामने आया था। अब फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में FIR दर्ज हो गई है। फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया था कि बंगाल के हालात कश्मीर से भी बदतर होते जा रहे हैं। गाजियाबाद में दूसरे धर्म के दोस्तों के साथ घूमना एक मुस्लिम लड़की को भारी पड़ गया। कुछ लड़के लड़की से बदसलूकी करने लगे और उसका नकाब उतारने की कोशिश की। JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी के मुंह से जो निकला वही कानून बन जाता है और आजकल यही चल रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुदरत ने कहर बरपाया। यहाँ आकाशीय बिजली गिरने से 23 मवेशियों की मौत हो गई। पाकिस्तान की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी समेत 80 लोगों के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इन लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालकर देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सूचित कर दिया गया है। हालांकि इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि मैं ECL में अपना नाम डालने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी विदेशी यात्रा की कोई योजना नहीं है, क्योंकि ना तो विदेश में मेरी कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस है और ना ही देश के बाहर कोई बैंक खाता। अगर मुझे छुट्टी का मौका मिलेगा तो हमारे उत्तरी पहाड़ों में मनाऊंगा, जो पृथ्वी पर मेरी पसंदीदा जगह है। साथ ही PTI की लॉयर्स विंग इंसाफ लॉयर्स फोरम ने 9 और 10 मई को हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए JIT के गठन के लिए पेशावर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कुल मिलाकर इमरान खान ने साफ कर दिया कि वो देश में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे।